नमस्कार दोस्तों। जैसे कि आप सभी को पता है कि चंडीगढ़ में टीजीटी साइंस की वैकेंसी नॉन मेडिकल वालों की अलग वैकेंसी आती है और मेडिकल वालों की अलग वैकेंसी आती है। अब इन दोनों में कॉमन पार्ट तो सेम रहेगा, लेकिन जो पार्ट बी होगा, पार्ट बी में नॉन मेडिकल वाले पोर्शन में हमें मैथ, फिजिक्स और केमिस्ट्री देखने को मिलेगा और मेडिकल में बायो, फिजिक्स और केमिस्ट्री। इनका रेशो लगभग सेम रहता है, वही 33-34 क्वेश्चन, किसी के 33, किसी के 34 क्वेश्चन ऐसे देखने को मिलेंगे। ठीक है, बिल्कुल सेम इसमें भी किसी के 34 आ जाएंगे, किसी के 33 क्वेश्चन आ जाएंगे। तो आज हम सोल्व करेंगे जो 2022 में नॉन मेडिकल पार्ट बी हुआ था, उसका मैथ पोर्शन। मैथ के क्वेश्चन लगभग 33-34 क्वेश्चन थे, वही क्वेश्चन हम सोल्व करने वाले हैं। क्वेश्चन शुरू होते हैं क्वेश्चन नंबर 7 से। इससे ऊपर वाले फिजिक्स और केमिस्ट्री के क्वेश्चन हैं, तो हम क्वेश्चन नंबर 7 से शुरू करते हैं। यहाँ से क्वेश्चन नंबर 7 है, द सम ऑफ ऑल नंबर्स फॉर्म्ड बाय यूजिंग द डिजिट 7, 8 और 9। अब इन तीन डिजिट का यूज करके हमें नंबर्स निकालने हैं, नंबर्स बताने हैं और उनका जोड़ बताना है कितना होगा। अब इसको करने के दो तरीके हैं। देखो, दो तरीके कौन कौन से। यहाँ पे हमें नंबर कौन कौन से यूज करने हैं, 7, 8 और 9। तीन डिजिट के नंबर बनाने हैं, तीन ही अलग अलग नंबर है। तो परमुटेशन कॉम्बिनेशन से हम कह सकते हैं, परमुटेशन का यूज करते हुए अगर हमारे पास n डिफरेंट नंबर्स हैं और n डिजिट का ही हमें नंबर बनाने हैं, तो ऐसे कितने तरीके होंगे हमारे पास, n फैक्टोरियल। यहाँ पर देखो तीन नंबर गिवन है और तीन डिजिट के ही नंबर बनाने हैं, तो टोटल नंबर कितने बनेंगे, 3 फैक्टोरियल, मतलब 6 नंबर बनेंगे। अब 6 कौन कौन से हो सकते हैं, 789 हो सकता है, 798 हो सकता है। इन तीन नंबरों का यूज करना है और तीन डिजिट के नंबर बनाने हैं हमें। आगे आगे है नेक्स्ट, 879 हो सकता है, 897 हो सकता है। नेक्स्ट है 978 हो सकता है और 987 हो सकता है। अब एक तो तरीका कि हम इन सबको जोड़ दें, सिंपल जोड़ करके जो भी आएगा वो आंसर होगा हमारा। दूसरा तरीका क्या है, पहले इसमें ध्यान से देखो, यहाँ से फार्मूला भी जनरेट हो जाएगा। अब हमने ये नंबर बना तो लिए, ये प्लेस कौन सा है, वंस प्लेस, यूनिट प्लेस बोलते हैं, यूनिट्स, टेंस और 100 प्लेस। अब 100 प्लेस है जो सा, उसमें देखो 7 कितनी बार आ रहा है, एक बार यहाँ पे आया, एक बार यहाँ पे आया। 7 कितनी बार आया, 2 बार। यहाँ पे देखो 8 कितनी बार आया 100 प्लेस पे, सैकड़े वाला जो प्लेस है उस पे 8 भी 2 बार आया। ऐसे ही 9 कितनी बार आया, 9 भी कितनी बार आया, 2 बार आया। तो हमें ये जो सैकड़े वाला प्लेस है, 100 वाला प्लेस है, तो इन प्लेसेस को दो दो बार जोड़ना पड़ेगा और उसको 100 से गुणा करना पड़ेगा। तो हमारे पास जो नंबर मिलेगा वो क्या आएगा, 2 × 7 + 8 + 9 × 100। तो ये हमारा 100 प्लेस पे जो डिजिट आएगा वो आ जाएगा। नेक्स्ट, अब इसको देखो जो टेंस प्लेस पे है, टेंस प्लेस पे 7 कितनी बार देखने को मिला इन नंबरों में, देखो 7, एक तो ये रहा और एक ये रहा। टेंस प्लेस पे 7 2 बार देखने को मिला। ऐसी 8 को देखोगे वो भी 2 बार है और 9 को देखोगे वो भी 2 बार है। टेंस प्लेस का मतलब 10 से गुणा करनी है, तो दो दो बार आया, 2 × 7 + 8 + 9 × 10। अब यूनिट प्लेस पे भी देखो, तो इनको भी जोड़ना पड़ेगा। यूनिट प्लेस पे देखोगे, देखेंगे तो 7 कितनी बार है, एक बार यहाँ पे है और एक बार यहाँ पे है। यूनिट प्लेस पे 7 भी 2 बार है और 8 भी 2 बार देखने को मिलेगा और 9 भी 2 बार देखने को मिलेगा। तो इसको भी 2 से मल्टीप्लाई करके इनको जोड़ देते हैं, जोड़ के 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। अब जोड़ना आसान है, इसको देखो जोड़ करके कितना आएगा, इनको जोड़ा, 7 और 8 को जोड़ा तो कितना हो गया, 15, 15 और 9 को जोड़ा 24, 24 को 2 से गुणा किया 48, 48 को 100 से गुणा किया तो 4800। ऐसे ये कितना हो गया, 48 तो ये हो गया था और 10 से गुणा किया तो 480, और ये इनके गुणा करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, 48। अब इन सबको जोड़ देते हैं हम, तो इसमें 480 और 48 भी जोड़ना है, ये आ जाएगा 8, 8 और 4 12 का 2 हासिल 1, 8 और 1 9 और 4 13 हासिल 1 5। तो ये 5328 आ जाएगा इन 6 के 6 नंबरों का जोड़ करके। आगे से फार्मूला बन गया हमारे पास, कोई भी
4 डिजिट दे रखे हो, 5 दे रखे हो, 10 दे रखे हो, तो हम इस फार्मूले का यूज करके आगे सोल्व कर सकते हैं। अगर मैं इसको nth टर्म में लिखूं तो फार्मूला क्या बनेगा, n-1 इंटू फैक्टोरियल इंटू सम ऑफ ऑल डिजिट, सम ऑफ ऑल डिजिट्स, जैसे अभी 7 8 9 का जोड़ किया था, ये हो गया। और इसके बाद एक और चीज रहेगी, कौन सी, इंटू ये 100 भी आया था, 10 भी आया था, तो मतलब इनका भी जोड़ करना है 100, या फिर ऐसे करें, डिजिट 3 थे तो हमने 100 से गुणा किया, मतलब जीरो कितनी है इसमें, 2, फिर उसके बाद जीरो कम होती गई, फिर एक जीरो हो गई, फिर आगे जीरो ही खत्म हो गई। तो यहाँ पे हो सकता है कि हम लिख सकते हैं 10⁻n-1 प्लस 10⁻n-2 एंड सो ऑन अप टू 1 तक। अच्छा, इसी फार्मूले को देखोगे तो कैसे लिख सकते हैं, यहाँ पे 10⁻, ठीक है, टर्म देखो यहाँ पे कितनी है, यहाँ पे n टर्म्स है तो 10⁻n-1 अपॉन 9 लिख सकते हैं इस ब्रैकेट को सोल्व करके, या फिर जीपी वाला फार्मूला लगा सकते हैं, उससे सोल्व करके ये आ जाएगा। ठीक है, तो इसका कौन सा ऑप्शन ठीक हो जाएगा, ऑप्शन सी ठीक हो जाएगा, 5328। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, द डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ 2 रेज्ड टू पावर 1 बाई 2, 3 रेज्ड टू पावर 1 बाई 3 एंड 5 रेज्ड टू पावर 1 बाई 5। देखो 2 रेज्ड टू पावर 1 बाई 2, 3 रेज्ड टू पावर 1 बाई 3 और 5 रेज्ड टू पावर 1 बाई 3, इनको हमें कंपेयर करना है। एक तो तरीका, हम तीनों को एक साथ कंपेयर कर ले। इनका बेस क्या है, दो, पावर का बेस क्या है, 2 3 और 5 है, यहाँ पे 2 3 5 है। एक तो हम क्या करते हैं, इसके एलसीएम की पावर रेज करते हैं, एलसीएम क्या आएगा, 2 3 5 का, ये एलसीएम आ गया 30। एक तो तरीका है कि जो पावर करेंगे वो भी कंपैरिजन सेम रहेगा इनका, पावर की पावर करेंगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 2 की पावर 15, यहाँ पे कितना हो जाएगा, 3 की पावर 10, और यहाँ पे कितना बन जाएगा, 5 की पावर 6। लेकिन ये कैलकुलेट करना भी तो महाभारत है। अब हमने ऐसा तो कर लिया, लेकिन इनकी वैल्यू पता होगी तभी हम कंपैरिजन कर सकते हैं। हम इस तरीके को नहीं करने वाले, यूज नहीं करने वाले, तो कौन सा करेंगे, तो हम क्या करेंगे, हमारे पास नंबर कौन कौन से, देखो 2 की पावर 1/2 है, 3 की पावर 1/3 है, और 5 की पावर 1/5 है। तो हम क्या करेंगे, दो दो को कंपेयर कर लेते हैं। अब 2 और 3 का तो एलसीएम, जो बेस है इसका 2 और 3 है, इनका एलसीएम तो 6 है, तो 6 पावर रेज कर देते हैं इनकी, इनको कंपेयर कर लेते हैं। इसको कैंसिल किया तो 3 आया, 2 की पावर 3 कितना होता है, 8। इसको कैंसिल किया तो ऊपर 2 आया, 3 की पावर 2 कितना होता है, 9। तो यहां से क्या पता चला कि इन दोनों नंबरों में से ये नंबर बड़ा है, 3 की पावर 1/3 बड़ा है 2 की पावर 1/2 से। अब ऐसे ही हम इन दोनों को कंपेयर करेंगे, ऐसे हम इन दोनों को कंपेयर करते हैं। कंपेयर करेंगे तो वो देखो, पावर का जो बेस है यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 5 है, पावर का बेस एलसीएम कितना आ जाएगा, 15। तो 3 की पावर 1/3 को हम 15 पावर से रेज कर देते हैं, ऐसी 5 की पावर 1/5 को भी कितनी पावर रेज कर देते हैं, 15। तो इसको सोल्व किया, ये कैंसिल करके 5, ये कैंसिल करके ये कितना आया, 5। 3 की पावर 5 कितना होगा, 243, और 5 की पावर यहाँ पे कैंसिल करके 3 आएगा, 5 की पावर 3 कितना होगा, 125। तो इन दोनों नंबरों में भी कौन सा बड़ा आया, तो 3 की पावर 1/3 बड़ा आ जाएगा यहाँ से। तो यहाँ से हमें क्या मिला कि 3 की पावर 1/3 2 की पावर 1/2 से भी बड़ा है, और 3 की पावर 1/3 5 की पावर 1/5 से भी बड़ा है। लेकिन अभी कंपैरिजन रहता है किसका, दो दो वाली टर्म और 5 वाली टर्म का, तो इसका भी कंपैरिजन कर लेते हैं हम। यहाँ पे 2 की पावर 1/2 और 5 की पावर 1/5। बेस क्या है, इसमें 2 है, इसका पावर का बेस कितना है, 5 है, दोनों का एलसीएम ले तो 10 आएगा, तो पावर 10 रेज कर देते हैं इसकी। जैसे ही हम इसकी पावर 10 से रेज करते हैं तो इसको सोल्व करके ये 5 आया, इसको सोल्व करके कितना आ जाएगा, 2। 2 की पावर 5 कितना होता है, 32, और 5 की पावर 2 कितना होता है, 25। अब इनमें से कौन सा बड़ा नंबर आया, तो 2⁻1/2 बड़ा आया। तो यहां से हमें क्या मिला कि 3 की पावर 1/3 बड़ा है इससे, ये तो ठीक है 2⁻1/2 से। लेकिन ये किससे बड़ा आया, 5 की पावर 1/5 से। तो हमारे पास ये ऑर्डर बनेगा। लेकिन उसने क्या पूछा, डिक्रीजिंग ऑर्डर में या फिर इंक्रीजिंग में, देखते हैं एक बार। उसने डिक्रीजिंग ऑर्डर में ही पूछा है, तो हाँ, हमारा कौन सा ऑप्शन ठीक हो जाएगा, ऑप्शन ए ठीक हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 9th।
इफ n इज अ होल नंबर ग्रेटर देन 1 देन n स्क्वायर इंटू n स्क्वायर माइनस 1 इज ऑलवेज डिविजिबल बाय। यहाँ पे एक थोड़ी सी मिसप्रिंट है इस क्वेश्चन में। यहाँ पे होना चाहिए था कि स्मॉलेस्ट नंबर या फिर ग्रेटेस्ट नंबर बताओ। चलिए देखते हैं, पता चल जाएगा अभी कि क्वेश्चन में दे रखा है एन स्क्र इंटू एन स्क्र माइनस 1 किससे डिविजिबल होगा। एन की वैल्यू 1 से बड़ी होनी चाहिए क्वेश्चन में बोला है। तो एन की वैल्यू 2 रख के देखो एक बार। एन की वैल्यू 2 रखी तो 2 स्क्र इंटू 2 स्क्र माइनस 1 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 4 इंटू 3 दैट इज 12। एन की वैल्यू 3 रख के देखो 3 स्क्र इंटू 3 स्क्र माइनस 1 कितना हो जाएगा 9 इंटू 8 दैट इज 72। ऐसी 4 स्क्र इंटू 4 स्क्र माइनस 1 तो यहाँ से कितना आ जाएगा 16 इंटू 15। अब जो भी सोल्व करके आएगा। अब यहां से एक चीज देखो क्या कि जो ये सोल्व करने के बाद आया है एन की वैल्यू रखी 12 72 जो भी आगे नंबर आएगा, क्या ये नंबर 6 से भाग हो रहे हैं? बिल्कुल हो रहे हैं। ये भी 6 से भाग होगा, ये भी 6 से भाग हो जाएगा। कैंसिल करके देख लो, 3 से यहाँ पे 5 आएगा, यहाँ पे 2, ये कैंसिल किया तो ये कितना आ जाएगा 8। तो ये सारे के सारे जितने नंबर है वो नंबर 6 से भी भाग हो रहे हैं और 12 से भी भाग हो रहे हैं। तो इस हिसाब से तो इसके दो आंसर हो गए। तो 6 भी हो सकता है और 12 भी हो सकता है। लेकिन उसने अगर ऐसा पूछा था कि इस बड़ा से बड़ा नंबर बताओ तो 12 होता, छोटा नंबर तो 2 भी हो जाएगा। फिर इन ऑप्शंस में कौन सा हो जाएगा छोटा नंबर? 6 हो जाएगा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में थोड़ी सी एम्बिग्युइटी है कि या तो उसने ग्रेटेस्ट बोलना चाहिए था, फिर आंसर इसका 12 आ जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10th। पेरीमीटर ऑफ अ सर्कल इज इक्वल टू पेरीमीटर ऑफ अ स्क्वायर then their area are in the ratio of perimeter of circle is equal to perimeter of a square। तो हमें एरिया बताना है, एरिया का रेशो क्या होगा। अच्छा, सर्कल का पेरीमीटर क्या होता है 2πr और स्क्वायर का पेरीमीटर क्या होता है 4 × a, 4 × साइड। तो दोनों के बीच के रिलेशन देखो, r की वैल्यू निकाल सकते हैं हम यहाँ से 4a/2π। ठीक है, चलो अब सर्कल ऑफ एरिया और एरिया ऑफ सर्कल निकालते हैं। यहां से हम एरिया ऑफ स्क्वायर निकालते हैं। एरिया ऑफ सर्कल पाई आर स्क्वायर, पाई इंटू आर स्क्वायर। आर की वैल्यू रखो, आर स्क्वायर का मतलब 2 बार लिखना पड़ेगा 4a/2π इंटू 2π। चलिए अब इसको सोल्व करते हैं। पाई से पाई कैंसिल करो, इस 2 से इस 4 को कैंसिल किया तो 2 आया, इस 2 से इस 2 को कैंसिल किया ये आया। बचा क्या 4a² बचा। ये किसका एरिया आया? एरिया ऑफ सर्कल। और एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होता है? ए स्क्वायर साइड इंटू साइड। तो हम इसको अगर एरिया ऑफ स्क्वायर से डिवाइड कर दें तो ये ए स्क्वायर से ए स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। बचेगा क्या 4/पाई। इसको फर्दर सोल्व करते हैं, पाई की वैल्यू 22/7 रखते हैं तो 7 ऊपर चला जाएगा। इसको 2 से कैंसिल किया तो से आ गया 11। तो कितना बन जाएगा 14/11। एरिया ऑफ सर्कल और एरिया ऑफ स्क्वायर का रेशो कितना आ जाएगा 14/11। तो कौन सा ऑप्शन ठीक हो जाएगा? इसका ऑप्शन सी ठीक हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11th। क्वेश्चन नंबर 11 देखो, द एरिया ऑफ सर्कल अ स्क्वायर एंड एन इक्विलेटरल ट्रायंगल आर इक्वल। अब की बार एरिया इक्वल दे रखा है। इफ पेरीमीटर ऑफ सर्कल स्क्वायर आर दी सी एस टी रिस्पेक्टिवली देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू। जब भी ऐसी सिचुएशन हो कि इन 3-4 क्वांटिटीज का, आकृतियों का, फिगर्स का एरिया सेम दे रखा हो, तो एक बात ध्यान रखना है इसमें कि जितनी कम साइड्स होंगी, जितनी कम भुजाएं होंगी, उतना ज्यादा पेरीमीटर होगा, उतना ज्यादा पेरीमीटर होगा। ये कब होगा? जब हमारे पास पॉलीगन्स कैसे हों, शेप्स कैसी होंगी? रेगुलर होंगी। शेप्स कैसी होंगी? रेगुलर हों। ठीक है, अब इस केस में देखो, पहले ट्रायंगल देखो और स्क्वायर देखो।
अब इन सब का एरिया इक्वल दे रखा है, आगे है सर्कल, इनका एरिया इक्वल दे रखा है। इसमें साइड कितनी है, 3 है, इसमें कितनी है, 4 है। तो जितनी कम साइड है उतना ज्यादा पेरीमीटर। तो ट्रेंगल का पेरीमीटर किससे ज्यादा होगा, स्क्वायर के पेरीमीटर से। और इसमें तो साइड है ही नहीं, इसमें साइड नहीं है, तो इसका जो पेरीमीटर होगा वो सबसे कम होगा। या फिर इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, सी लेस देन एस लेस देन टी। अब देख लो कौन सा ऑप्शन ठीक हो जाएगा, सी लेस देन एस लेस देन टी, तो ऑप्शन सी ठीक हो जाएगा ये। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 12। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द ग्रेटेस्ट इन अ ट्रेंगल। कौन सा ग्रेटेस्ट होगा, सम ऑफ एल्टीट्यूड्स बड़ा होगा, सम ऑफ एंगल बाइसेक्टर्स बड़ा होगा, सम ऑफ मीडियंस बड़ा होगा, तो कौन सा बड़ा होगा। चलिए देखते हैं एक बार। हमारे पास मान लिया कोई एक ट्रेंगल है इस तरीके से, इसका नाम रख दिया ए बी सी, और जो ए के सामने वाला, ए वर्टेक्स के सामने वाली साइड है उसको ए नाम दे दिया कि इसकी लेंथ कितनी है ए, और बी वर्टेक्स के सामने वाली साइड की लेंथ मान लिया बी है, और सी के सामने वाली की लेंथ सी है। तो हर एल्टीट्यूड किसी न किसी साइड से छोटा होता है। कैसे, मान लिया हमने ए वर्टेक्स से परपेंडिकुलर एल्टीट्यूड ड्रॉ किया, कुछ इस तरीके से 90 डिग्री का एंगल बनाएगा, ठीक है। अच्छा, ये ट्रेंगल बनी जो ये हमारे पास राइट एंगल ट्रेंगल बनी, ये राइट एंगल ट्रेंगल तो बन गई, ठीक है। अब एक तो ये जो परपेंडिकुलर एल्टीट्यूड ड्रॉ किया हमने, ये एल्टीट्यूड इससे तो छोटा ही होगा हाइपोटेनियस से, 90 डिग्री के सामने वाली भुजा को क्या कहते हैं, हाइपोटेनियस। तो ए बी बड़ा होगा किससे, इस एल्टीट्यूड से, होगा कि नहीं। या फिर हम ऐसा कहें कि जो ये साइड है यहां से यहां तक, और इन दोनों साइडों का जोड़ इससे बड़ा होगा। तो ऐसे भी कह सकते हैं एच ए इज लेस देन बी प्लस सी। एच मतलब हाइट ऑफ दिस एल्टीट्यूड, जो वर्टेक्स ए से ड्रॉ किया हमने, ऐसी हाइट ऑफ दिस एल्टीट्यूड जो बी वर्टेक्स से ड्रॉ करेंगे वो लेस देन होगा ए प्लस सी से, और इसी तरीके से ए प्लस बी से छोटा होगा तीसरे वाले एल्टीट्यूड। तो कुल मिला के इन तीनों को अगर कंपैरिजन किया जाए, इन तीनों का कंपैरिजन किया जाए, तो हमें क्या मिलेगा कि जो एल्टीट्यूड का सम है वो किससे छोटा है, ए प्लस बी प्लस सी से, और ये क्या है, पेरीमीटर ही तो है हमारे पास। तो इसी तरीके से हम कह सकते हैं कि सम ऑफ एंगल बाइसेक्टर्स और सम ऑफ मीडियंस भी छोटे होंगे किससे, पेरीमीटर से। तो बड़ा कौन सा हो जाएगा, पेरीमीटर, तो ऑप्शन सी ठीक हो जाएगा। आगे है नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13। द एक्सिस ऑफ द पैराबोला इज रिप्रेजेंटेड बाय। चलिए देखो एक बार इस पैराबोला की इक्वेशन को लिख लेते हैं, वाई स्क्वायर प्लस 4x प्लस 2y माइनस 11 इक्वल टू 0। अच्छा, पहले इसको होल स्क्वायर कंप्लीट कर लेते हैं y का, इन दोनों टर्म्स को इकट्ठा लिखो, वाई स्क्वायर प्लस 2y। अच्छा, इसका कोफिशिएंट क्या है y का, 2, 2 का हाफ करो 1, तो हमने क्या किया, 1 का स्क्वायर ऐड कर दिया और 1 का स्क्वायर माइनस कर दिया, कोई फर्क थोड़ी पड़ा। और बाकी 4x माइनस 11 ऐसे कैसे लिख दिया, इक्वल टू 0। यहां से ये बना फार्मूला किसका, y प्लस 1 होल स्क्वायर। अच्छा, यहां से ये कितना होगा, -1 का स्क्वायर दैट इज -1, और ये कितना हो जाएगा, -12। इनको दूसरी तरफ भेज दो, -4x प्लस 12। अच्छा, इसमें से -4 कॉमन लिया तो क्या बना, x माइनस 3। ये पैराबोला कुछ ऐसे बन गया, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू -4a इंटू एक्स। इस टाइप का पैराबोला बन गया जहां पर a की वैल्यू कितनी है, 1 है। यहां से देखो, अगर हमारे पास ये राइट हैंडेड पैराबोला है, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax, इस पैराबोला की इक्वेशन कौन सी होती है, ये एक्सिस की इक्वेशन, ये एक्स एक्सिस, और इसकी इक्वेशन क्या आ जाएगी, y इक्वल टू 0। यहाँ पे y क्या है, कैपिटल वाई किसके इक्वल है, y प्लस 1 इक्वल टू 0 रख देंगे, तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी, -1। तो या तो ये इक्वेशन होगी या फिर ये, दोनों सेम है। अब ऑप्शन देख लेते हैं कौन सा ठीक होगा इसका।
y प्लस 1 इक्वल टू 0, तो इसका ऑप्शन बी ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14, द इक्वेशन ऑफ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ अ लाइन सेगमेंट दिस इज। क्वेश्चन में ये दो पॉइंट दे रखे हैं, ये पॉइंट ए है, ए के कोऑर्डिनेट है -2, 3 और ये बी पॉइंट है, बी के कोऑर्डिनेट है 6, -5। अब क्या किया, इसका जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, पहली चीज इसको बाइसेक्ट करेगा इक्वल पार्ट्स में, तो मतलब 1:1 में डिवाइड करेगा। दूसरी चीज क्या है, इस बाइसेक्टर जो है वो मिड पॉइंट से इसका पास होगा। अब इसका मिड पॉइंट निकाल लेते हैं। मिड पॉइंट क्या क्या होगा इसका, देखो फर्स्ट कंपोनेंट -2 है और इसका फर्स्ट कंपोनेंट क्या है 6, दोनों को ऐड किया अपॉन 2। सेकेंड कंपोनेंट कैसे आएगा 3 - 5 अपॉन 2, दोनों को सोल्व किया तो कितना आया 4/2, -2/2, दैट इज कैंसिल करके कितना आया ये 2, -1। तो ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का हमारे पास पासिंग पॉइंट मिल गया। इसका स्लोप भी चेक कर लेते हैं। ए बी लाइन का स्लोप चेक करते हैं हम पहले। ए बी लाइन का स्लोप कितना आएगा, हम पॉइंट स्लोप फॉर्म लगाते हैं y2 - y1 अपॉन x2 - x1, ये यूज करते हैं। y2 क्या है यहाँ पे -5, y1 क्या है 3 है, अपॉन x2 क्या है 6 है, और x1 क्या है -2, तो -2 लिखेंगे इधर। ऊपर कितना हो गया -8, नीचे कितना हो गया 8, कैंसिल करके कितना है -1। ये तो कौन सी लाइन का स्लोप आया, ए बी लाइन का स्लोप आया। ये तो हमें तो इसके परपेंडिकुलर लाइन का स्लोप निकालना है, इसका स्लोप मान लिया m। अब दो लाइनें अगर परपेंडिकुलर हैं, या फिर परपेंडिकुलर कब होंगी, जब उनके स्लोप्स का प्रोडक्ट क्या होगा -1 होगा। अब फर्स्ट लाइन थी ए बी लाइन थी, उसका स्लोप कितना आया -1 इंटू सेकेंड का स्लोप माना हमने m इज इक्वल टू -1, माइनस से माइनस कैंसिल, तो m की वैल्यू कितनी आ गई 1। तो जो ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है इसका स्लोप कितना आ गया 1। अब हमें इस लाइन का स्लोप भी पता है और पासिंग पॉइंट भी पता है। पासिंग पॉइंट क्या था 2, -1। तो लाइन की इक्वेशन क्या हो जाएगी इसकी, y - y1 इज इक्वल टू m इंटू x - x1, जहां पर x1, y1 क्या है पासिंग पॉइंट है और m क्या है स्लोप। वैल्यू रखो इसमें, y -1 इज इक्वल टू m की वैल्यू कितनी है 1, x -2, सिंप्लीफाई करो इसको, y + 1 इज इक्वल टू x -2। y को दूसरी तरफ लेके जाओ तो साइन चेंज हो जाएगा, x -y, और 2 को इस तरफ ले आते हैं तो कितना हो जाएगा +3। तो कौन सा ऑप्शन ठीक हो जाएगा इसका, x - y इज इक्वल टू 3, तो ऑप्शन ए ठीक हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15, if the distance between straight lines, these two straight line is mod of c1 minus mod of c2, तो y is equal to mx plus c1, y is equal to mx plus c2, ये दो लाइनें दे रखी हैं और इनके बीच की डिस्टेंस क्या दे रखी है mod of c1 minus c2। ठीक है, लेकिन जब हमारे पास ऐसी लाइनें हो a1 x प्लस b1, या फिर a1 x मत लिखो, इसको सिंपल लिखो। जब हमारे पास ऐसी दो लाइनें हैं, पैरेलल लाइंस हैं, a1 ax प्लस by प्लस c1 इक्वल टू 0 एंड ax प्लस by प्लस c2 इक्वल टू 0, then distance between these two lines is what, mod of c1 minus c2 upon √ a square plus b square। लेकिन जब लाइनें इस फॉर्म में हो, स्लोप फॉर्म में हो, पॉइंट स्लोप फॉर्म में हो, तो इस केस में डिस्टेंस क्या हो जाएगा c1 माइनस c2 mod अपॉन √1 प्लस m स्क्वायर, ये इसका स्लोप हो जाएगा, इसके डिस्टेंस हो जाएगा। डिस्टेंस क्या दे रखा है, ये किसके इक्वल दे रखा है mod ऑफ c1 माइनस c2, दोनों को इक्वेट कर दिया। तरीका ये निकालने का, दे ये रखा है तो दोनों को इक्वेट किया, तो इससे ये कैंसिल हो गया, इसको दूसरी तरफ भेज दो, तो बचा क्या 1 इज इक्वल टू √1 प्लस m स्क्वायर, दोनों तरफ स्क्वायर किया तो क्या बनेगा 1 इज इक्वल टू 1 प्लस m स्क्वायर, 1 से 1 कैंसिल किया, m स्क्वायर इज इक्वल टू 0, m की वैल्यू कितनी आ जाएगी 0।
तो ऐसा तो तभी होगा जब स्लोप क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। स्लोप 0 होने का मतलब क्या है, एक्स एक्सिस पे दोनों पॉइंट्स हों। तो कौन सा ऑप्शन ठीक हो जाएगा, इसका ऑप्शन सी ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मेजर ऑफ पोजिशनल एवरेज। अच्छा, पोजीशन किस में निकालते हैं हम, पोजीशन तो मीडियन में निकालते हैं। पोजीशन हम मीडियन में निकालते हैं, क्या करते हैं हम, असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में नंबरों को अरेंज करते हैं और उसमें पोजीशन देखते हैं कि मिडिल नंबर कौन सा है। अर्थमेटिक मीन और ज्योमेट्रिक मीन, हार्मोनिक मीन में हम क्या चीजें कैलकुलेट करते हैं, क्या चीजें कैलकुलेट करते हैं, कैलकुलेशन ही तो करते हैं हम इसमें। ये सारे के सारे तीनों जो मीन है ये सारे के सारे कैलकुलेशन बेस्ड है, लेकिन ये क्या है, पोजिशनल। ओके, तो कौन सा ऑप्शन ठीक हो जाएगा, इसका ऑप्शन ए ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17, इफ आर इज द कोरिलेशन कोफिशिएंट देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ आर। जो कोरिलेशन कोफिशिएंट है उसकी वैल्यू हमेशा 1, -1 और 1 के बीच में रहती है। अब इसमें आर क्या दे रखा है, कोरिलेशन मतलब -1 लेस देन इक्वल टू आर लेस देन इक्वल टू 1। तो इसको इस तरीके से भी तो लिख सकते हैं, मोड आर लेस देन इक्वल टू 1। तो कौन सा ऑप्शन ठीक हो जाएगा, इसका ऑप्शन ए ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18, इफ मैट्रिक्स ए इज इक्वल टू 2 4 2 4 4 3 एंड बी मैट्रिक्स है 8 11 एंड एक्स मैट्रिक्स इज n1। आगे क्या दे रखा है, ए एक्स इज इक्वल टू बी, मतलब ये ए है ये एक्स है, इन दोनों की प्रोडक्ट किसके इक्वल दे रखी है, बी के इक्वल। तो हमने इन दोनों की प्रोडक्ट बी के इक्वल रखनी है। देन वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ एन। चलिए इनकी मल्टीप्लाई करते हैं। फर्स्ट रो की इस कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आ जाएगा 2n+4। अब सेकंड रो की इसी कॉलम के साथ करेंगे तो मल्टीप्लाई 4n+3। कोरोस्पोंडिंग एलिमेंट्स की मल्टीप्लाई करनी है, मतलब 2 की मल्टीप्लाई n के साथ और 4 की मल्टीप्लाई 1 के साथ। और सेकंड रो की मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 की मल्टीप्लाई n के साथ किया तो 4n और 3 की मल्टीप्लाई 1 के साथ करेंगे तो 3 बचेगा, इज इक्वल टू दिस मैट्रिक्स। और ये दो मैट्रिक्स इक्वल कब होंगी, जब फर्स्ट एंट्री के इक्वल होगी, फर्स्ट कंपोनेंट इसका फर्स्ट कंपोनेंट के इक्वल होगा। मतलब 2n+4 इज इक्वल टू 8। 4 को इस तरफ भेजा, 2n इज इक्वल टू 8 -4 इज इक्वल टू 4। हमें तो n की वैल्यू चाहिए तो 4/2 दैट इज 2। तो n की वैल्यू क्या आ जाएगी, 2। कौन सा ऑप्शन ठीक हो जाएगा, इसका ऑप्शन बी ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ ए एंड बी आर टू इंडिपेंडेंट इवेंट्स देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू। चलिए देखते हैं एक बार। इंडिपेंडेंट इवेंट दे रखे हैं दोनों, तो खास बात क्या है कि जब दो इवेंट इंडिपेंडेंट है तो मतलब इनका जो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए अपॉन बी है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए की इक्वल होगी। ए अपॉन बी का मतलब क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए व्हेन बी हैज बीन अकर्ड, जब बी हो चुका है। कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ऑफ ए जब बी हो चुका है तो ये प्रोबेबिलिटी ऑफ ए के इक्वल आनी चाहिए, मतलब बी का कोई असर नहीं होना चाहिए, तभी इंडिपेंडेंट हो गए। बी के होने से ना होने से कोई फर्क ना पड़ता हो। अच्छा, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का फार्मूला क्या होता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ बी विच इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए। तो यहां से प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी किसके इक्वल आ जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। तो दो इवेंट इंडिपेंडेंट कब होंगे, जब उनके इंटरसेक्शन की प्रोबेबिलिटी किसके इक्वल आ जाए, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी के इक्वल आ जाए। तो कौन सा ऑप्शन ठीक हो जाएगा इसका। अब बच्चे देखो इसमें ध्यान से देखोगे तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू 0, ये तो नहीं हो सकता। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू, इसका तो कोई मतलब ही नहीं है, क्योंकि इसको सोल्व करने के बाद हमारे पास एक नंबर आएगा, इसको सोल्व करने के बाद एक नंबर आएगा, तो दोनों नंबरों के इंटरसेक्शन का मतलब क्या है, कोई मतलब नहीं है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए माइनस बी, ये भी गलत हो जाएगा। और यहाँ पे प्रोडक्ट होता तब ये ऑप्शन ठीक हो जाता। ठीक है, मतलब इसमें सारे ऑप्शन गलत दे रखे, यहाँ पे प्लस की जगह प्रोडक्ट होना चाहिए था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20,
द वैल्यू ऑफ द गिवन फंक्शन cot x माइनस 10x अपॉन cot 2x, cot x माइनस 10x अपॉन cot ऑफ 2x, इसकी वैल्यू बतानी है हमारे पास क्या होगी। अच्छा, एक तो तरीका है इसको सोल्व करने का, क्या कि हम इसको टेंजेंट और कोट को साइन कोस में बदल लें, या फिर दूसरा तरीका क्या है कि ये डायरेक्ट जो इसका रिजल्ट है ये किसके इक्वल होता है, 2 टाइम्स ऑफ कोट ऑफ 2x के इक्वल होता है, और बटे में कोट 2x है ही है, तो इसको ये कैंसिल किया तो कितना बचेगा 2, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा। लेकिन अगर प्रॉपर सोल्व करना तो साइन कोस में बदलना पड़ेगा, तो उससे सोल्व होगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21, द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ टेन इनवर्स रूट थ्री माइनस कोट ऑफ इनवर्स माइनस रूट थ्री। चलिए पहले तो कोट ऑफ माइनस एक्स देखो किसके इक्वल होता है, ये होता है पाई माइनस कोट ऑफ इनवर्स माइनस एक्स, ये होता है पाई माइनस कोट ऑफ इनवर्स एक्स के इक्वल होता है। यहाँ पे क्या दे रखा है, कोट ऑफ इनवर्स माइनस रूट थ्री है, मतलब एक्स की जगह कितना दे रखा है रूट थ्री, तो ये किसके इक्वल आ जाएगा पाई माइनस कोट इनवर्स रूट थ्री। अच्छा, कोट की वैल्यू रूट थ्री कहाँ पे होती है, जब एंगल कितना हो जाए पाई बाय 6 हो जाए, मतलब 30 हो जाए। इसको सोल्व करेंगे एलसीएम लेके तो कितना आ जाएगा 5 पाई बाय 6। और टेंजेंट रूट थ्री, टेंजेंट इनवर्स रूट थ्री की वैल्यू किसके को लगी, मतलब 10 रूट थ्री किस पे होता है, जब एंगल हमारे पास कितना हो जाए 60, मतलब पाई बाय 3। अब चाहिए क्या, इन दोनों का डिफरेंस ही तो करना, इन दोनों को माइनस करना, माइनस कर देते हैं इन दोनों को, इन दोनों को माइनस करेंगे पाई बाय 3 माइनस 5 पाई बाय 6। अच्छा, एलसीएम क्या आ जाएगा इसका 6 आ जाएगा, तो सोल्व करते हैं तो 2 पाई माइनस 5 पाई। अच्छा, माइनस किया तो माइनस 3 पाई बाय 6, 3 से 6 कैंसिल किया तो बचा 2, तो माइनस पाई बाय 2 आंसर आ जाएगा इसका। कौन सा ऑप्शन ठीक हो जाएगा इसका, ऑप्शन बी ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22, द वैल्यू ऑफ दिस डिटरमिनेंट इज। अच्छा, इसको एक्सपेंड करो तो क्या बनेगा, टेन स्क्वायर एक्स माइनस सीकेंड स्क्वायर एक्स, 10 की 10 के साथ मल्टीप्लाई की माइनस सीकेंड की सीकेंड के साथ मल्टीप्लाई की। अच्छा, 10th क्लास में एक आइडेंटिटी होती थी 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू सीकेंड स्क्वायर एक्स, ये होता था बिल्कुल। हमें चाहिए क्या, टेन स्क्वायर माइनस सीकेंड स्क्वायर, तो हमें क्या करना है सीकेंड को इस तरफ लेके आना है, सीकेंड स्क्वायर एक्स माइनस में हो जाएगा टेन स्क्वायर, तो ऐसे कैसा रखना, और 1 को हम राइट साइड में ले जाते हैं तो -1, तो इसकी वैल्यू क्या आ गई हमारे पास -1 आ गई। ये जैसी -1 आई तो -1 चेक करो कौन से ऑप्शन में है, कोस स्क्वायर एक्स तो -1 के इक्वल नहीं होता, हर बार नहीं होता। साइन स्क्वायर एक्स प्लस कोस स्क्वायर एक्स की वैल्यू तो 1 होती है, हमें तो -1 चाहिए, तो ये भी गया। ये हमारे पास फार्मूला बनता है माइनस कोस 2x का, तो यहां से अगर मैं माइनस साइन कॉमन ले लूं साइन स्क्वायर एक्स प्लस कोस स्क्वायर एक्स लिख सकते हैं इसको, इसकी वैल्यू होती है 1, बाहर माइनस है तो -1 के इक्वल आ जाएगा, तो ऑप्शन डी ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23, इफ डी रिप्रेजेंट 1 डिग्री, आर रिप्रेजेंट 1 रेडियन एंड जी इज इक्वल टू 1 ग्रेडियन, देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू। अच्छा, हम क्या करते हैं पहले सबको डिग्री में कन्वर्ट कर लेते हैं। डी किसके इक्वल दे रखा है 1 डिग्री के, ठीक है। आर किसके इक्वल दे रखा है 1 रेडियन के। अच्छा, पहले आर को हम 1 रेडियन को डिग्री में कन्वर्ट कर लेते हैं। हमें पता है कि पाई रेडियन किसके इक्वल होता है 180 डिग्री के, तो यहाँ से 1 रेडियन किसके इक्वल आ जाएगा 180 डिग्री अपॉन पाई। जब हम इसको पूरा सोल्व करते हैं 22/7 पाई की वैल्यू रखने के बाद, तो ये वैल्यू किसके बराबर आती है सोल्व करने के बाद, ये आएगी पॉइंटों में आएगी कुछ 57 पॉइंट कुछ ऐसे 3 डिग्री, तो यहाँ से 1 रेडियन किसके इक्वल आ गया 57.3 डिग्री अप्रोक्सीमेट, तो आर की वैल्यू होगी 57.3 डिग्री। अब रह गया ग्रेडियंट जी की वैल्यू, जी की वैल्यू भी हम निकाल लेते हैं, 1 ग्रेडियंट किसके इक्वल आ जाएगा 360 डिग्री अपॉन 400। अच्छा, इसको सोल्व करेंगे तो कितना आएगा हमारे पास, लगभग 0.1 से तो कम ही आएगा, 0.9 डिग्री आ जाएगा, तो हमारे पास जी की वैल्यू आ गई 0.9 डिग्री।
तो यहां से क्या मिला, सबसे छोटा कौन सा है इसमें, जी। सबसे छोटा हमारे पास जी, किससे छोटा है, डी से, और डी किससे छोटा है, आर से। अब हमें पता है कोस जो फंक्शन है फर्स्ट क्वाड्रेंट में 0 से लेकर 90 तक, यहाँ पे π/2 लिखता हूँ, 0 से लेकर 90 तक ये फंक्शन कैसे, डिक्रीजिंग फंक्शन है। मतलब अगर वैल्यू x की वैल्यू छोटी रखेंगे तो फंक्शन की वैल्यू क्या आएगी, बड़ी आ जाएगी। ठीक है ना, देखो 0 पे वैल्यू कितनी है, 1 है, लेकिन मैं 0 से थोड़ा सा बड़ा नंबर रखता हूँ, मान लिया मैंने रखा 60 रख दिया, π/3 रखा, तो ये वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1/2 हो जाती है। छोटे नंबर पे बड़ी वैल्यू, उससे बड़े नंबर पे छोटी वैल्यू, तो यहां से हमारे पास क्या मिला, cos ऑफ g इज ग्रेटर देन cos ऑफ d इज ग्रेटर देन cos ऑफ r। इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं, cos r इज लेस देन cos d इज लेस देन cos ऑफ g। ऐसा क्यों लिख पाए, क्योंकि cos इस फर्स्ट क्वाड्रेंट में कैसा फंक्शन है, डिक्रीजिंग। तो कौन सा ऑप्शन ठीक हो जाएगा, cos r लेस देन cos d लेस देन cos g। तो ऑप्शन सी, ऑप्शन बी ठीक हो जाएगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 24। इफ P is any real square matrix then the matrix P plus P transpose will be। अच्छा, जब भी ऐसी मैट्रिक्स दे रखी हो, कोई मैट्रिक्स A, एक नई मैट्रिक्स बना दी A प्लस A ट्रांसपोज, ये हमेशा सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगी। और A माइनस A ट्रांसपोज हमेशा क्या होगी, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगी। ऐसा क्यों, क्योंकि इनका ट्रांसपोज करेंगे तो ये इसी के इक्वल आएगा, इसका ट्रांसपोज करेंगे इसके नेगेटिव के इक्वल आ जाएगा। ओके, तो P प्लस P ट्रांसपोज पूछा है, तो कौन सा ऑप्शन ठीक हो जाएगा, इसका ऑप्शन बी ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 25। द डिटरमिनेंट ऑफ गिवन मैट्रिक्स गिवन बिलो इज। इसका डिटरमिनेंट बताना है क्या होगा। हम डायरेक्ट ऐसे तो नहीं सोल्व कर सकते इसको पेपर में बैठ के, तो इस पे तो हमें ऑपरेशंस लगाने पड़ेंगे। माइनस करना शुरू करते हैं, चलिए ऑपरेशन लगाना शुरू किया इस पे। यहाँ पे ये R1 है, ये R2 है, ये R3 है, R4 है, मतलब फर्स्ट रो, सेकंड रो, थर्ड रो, फोर्थ रो। ऐसे ये C1 है, C2 है, C3 है, C4 है, मतलब फर्स्ट कॉलम, सेकंड कॉलम, थर्ड कॉलम, फोर्थ कॉलम। चलिए अब इसको हम सोल्व करते हैं ऑपरेशन से। कैसे, अच्छा हम क्या करते हैं, R1 पे, R1 पे नहीं, R4 पे ऑपरेशन लगाते हैं, R4 माइनस R3। R3 पे ऑपरेशन लगाएंगे R3 माइनस R2, और R2 पे ऑपरेशन लगाएंगे R2 माइनस R1। चलिए देखते हैं क्या बनता है इसमें। तो ये डिटरमिनेंट किसके इक्वल आ जाएगा, डिटरमिनेंट आ जाएगा हमारे पास, फर्स्ट रो पे हमने कुछ नहीं किया, तो ये तो ऐसे लिखो 2022 2021, ये 2021, और यहाँ पे भी 2021। फर्स्ट रो पे हमने कुछ नहीं किया। सेकंड रो को माइनस करना है फर्स्ट रो में से। अच्छा, इसमें से ये माइनस करेंगे तो ये 2022 में से 2000 माइनस किया तो 0, 22 में से 21 माइनस किया ये 1, और 21 में से 21 माइनस किया ये 0, और ये भी 0। नेक्स्ट, इसमें से ये माइनस करो, ये तो 0 हो जाएगा। इसमें से ये माइनस किया, ये भी 0 हो गया। थर्ड रो पे ऑपरेशन लगा रहे हैं, इसमें से ये माइनस किया तो ये 1 आ जाएगा, इसमें से ये माइनस किया तो ये हो जाएगा 0। ऐसे ही लास्ट रो में से हम थर्ड रो माइनस करते हैं, तो ये माइनस किया जो 0, ये भी 0, ये भी 0, और यहाँ पे लास्ट एंट्री बचेगी 1, 0 0 1। अच्छा, ये तो डायगोनल मैट्रिक्स बन गई। अब डायगोनल मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट कैसे निकालते हैं, जो भी डायगोनल पे एंट्रीज हैं उनकी प्रोडक्ट कर देते हैं, उनकी मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो क्या बचेगा, 2022 की गुणा 1 के साथ करेंगे, फिर इसे 1 के साथ, फिर इसे 1 के साथ, क्या आ जाएगा, 2022 ही आएगा। तो कौन सा ऑप्शन ठीक हो जाएगा, इसका ऑप्शन डी ठीक हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन नंबर 26 में दे रखा है, इफ अ सेट ए हैज एन एलिमेंट्स, द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द पावर सेट ऑफ ए। जब भी कोई सेट दे रखा हो जिसमें कितने एलिमेंट्स दे रखे हैं, n, नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट ए इज इक्वल टू n दे दिया, तो इसके पावर सेट में कितने एलिमेंट्स होंगे, 2 रेज्ड पावर n होंगे। पावर सेट का मतलब क्या है, इसके नंबर ऑफ पॉसिबल सबसेट्स की कलेक्शन।
जितने भी इस सेट के सबसेट्स हो सकते हैं उन सब की कलेक्शन। अच्छा, सबसेट्स कितने हो सकते हैं? 2n। तो कौन सा ऑप्शन ठीक हो जाएगा इसका? ऑप्शन ए ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 27। द सेट those integer such that x square is equal to 16 and 4x is equal to 8। अच्छा, दोनों को सोल्व कर देते हैं। ऐसी x की वैल्यू बतानी है जो x square is equal to 16 को भी सेटिस्फाई करे और 4x is equal to 8 को भी। यहां से x की वैल्यू क्या आएगी? 2 आ जाएगी। यहां से x की वैल्यू क्या आएगी? प्लस माइनस 4 आएगी। दोनों तरफ अनरूट करते हैं। तो क्या कोई ऐसा नंबर है जो इन दोनों इक्वेशन को एक साथ सेटिस्फाई करे? नहीं है। अगर यहाँ पे और होता ना, फिर तो हमारे पास जो आंसर आता है इस सेट में कौन कौन से एलिमेंट होते? -4 2 4, फिर तो ये एलिमेंट्स आ जाते अगर यहाँ पे और होता। लेकिन यहाँ पे एंड लिखा है, मतलब x की वो वैल्यू बतानी है जो इन दोनों इक्वेशंस को सेटिस्फाई करेंगी। तो ऐसा तो हमारे पास कोई नंबर नहीं मिला। इनमें से कोई भी चीज कॉमन नहीं है। कॉमन नहीं है तो एम्प्टी सेट हो जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन ठीक हो जाएगा? इसका ऑप्शन सी ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 28। इफ am and hm of two numbers are 27 and 12 respectively, then their gm is। अच्छा, हमारे पास अगर दो नंबर हैं a और b, इनका अर्थमेटिक मीन क्या होता है? a प्लस बी बाई टू। इनका एच एम क्या, जी एम क्या होता है? ज्योमेट्रिक मीन अंडरूट ए बी। और एच एम क्या होता है? 2ab/a प्लस बी। अब हमें क्वेश्चन में क्या दे रखा है? ए एम 27 है और एच एम 12 है। तो हम क्या करेंगे? ए प्लस बी, इसको ए एम को 27 के इक्वल रख देते हैं, मतलब ए प्लस बी बाई टू इज इक्वल टू 27। और ए प्लस बी की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 54। यहाँ से एच एम कितना दे रखा है? 12, तो इसको 12 के इक्वल रखा, तो ए प्लस बी की वैल्यू रखी 2ab इज इक्वल टू 54। 54 को दूसरी तरफ ले जाओ इस तरीके से। अच्छा, ए बी की वैल्यू क्या आ जाएगी? 12 गुणा में 54/2। इसको कैंसिल किया तो ये हो गया 27। तो यहाँ पे ए इंटू बी की वैल्यू आ गई 12 गुणा में 27। इस 12 को क्या लिख सकते हैं? 2 का स्क्वायर गुणा में 3 गुणा में 27 को क्या लिख सकते हैं? 3 की पावर 3। तो हमारे पास ये किसकी वैल्यू चल रही है? ए बी की। तो कुल मिला के ए बी की वैल्यू आ गई हमारे पास 2 इंटू 3 4। हमें तो इसका क्या निकालना है? जी एम निकालना है। तो इसका अंडरूट लेना पड़ेगा दोनों तरफ। तो हमें अंडरूट लगाने के बाद क्या मिलेगा? यहाँ से 2 की पावर 2 है, तो यहाँ से क्या हो जाएगा? 2 की पावर 2 के ऊपर अंडरूट अलग कर दिया और 3 की पावर 4 के ऊपर अंडरूट अलग कर दिया। अच्छा, इससे तो ये कैंसिल हो गया। कितना बचा? 2। और इससे अच्छा, अंडरूट का मतलब क्या होता है? पावर 1/2। तो 3 इंटू 1/2। इससे ये कैंसिल किया तो 2 बचा। तो 2 इंटू 3 3 दैट इज 9 इंटू 2 विच इज इक्वल टू 18। तो कौन सा ऑप्शन ठीक हो जाएगा इसका? ऑप्शन ए ठीक हो जाएगा। तो जीएम कितना आया? 18। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 29। लेट जेड बी द सेंटर ऑफ द ग्रुप जी। इफ जी बाई जेड इज साइक्लिक देन व्हाट कैन वी से अबाउट जी? जी कैसा ग्रुप होगा? अच्छा, ये तो डायरेक्ट रिजल्ट भी है हमारे पास कि अगर जी सेंटर है किसी ग्रुप का तो और जी बाय जेड साइक्लिक ग्रुप है, तो ये जी हमारे पास कैसा ग्रुप हो जाएगा? एबिलियन ग्रुप होगा। ये तो डायरेक्ट रिजल्ट भी है। तो इसका ऑप्शन कौन सा ठीक हो जाएगा? ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 30। द ट्रांसफॉर्मेशन एक्स वाई जेड goes to x plus y y plus z from R3 to R2 is। ये कैसी ट्रांसफॉर्मेशन है ये बताना हमें। देखो, R3 से R2 तक हमारे पास ट्रांसफॉर्मेशन दे रखी है, मान लिया T है। ये किस तरीके से काम करती है? T ऑफ एक्स वाई जेड इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई वाई प्लस जेड। ये इस तरीके से काम करती है। हमें चेक करना है कि ये लीनियर है या नहीं है। लीनियर चेक करने के लिए हमें क्या चेक करना है? इनकी पावर चेक करो। यहाँ पे पावर 1 है, यहाँ पर पावर 1 है, यहाँ पर भी पावर 1 है, यहाँ पर भी पावर 1 है। सबकी पावर 1 1 है। और यहाँ पर
कोई कांस्टेंट टर्म भी नहीं है इसमें, ऐड नहीं हो रही, तो ये ट्रांसफॉर्मेशन तो लीनियर होगी। ठीक है, डायरेक्ट रिजल्ट है। अदरवाइज दूसरा तरीका क्या है हमें चेक करने का, 2 इंटू ए कैपिटल एक्स प्लस बी वाई इज इक्वल टू ए इंटू टी एक्स प्लस बी इंटू टी वाई के इक्वल प्रूव करना पड़ेगा। लेकिन हम पेपर में बैठ के इसको प्रूव थोड़ी करेंगे, हम तो डायरेक्ट चेक करेंगे, इनकी पावर देख लेंगे कि ये पावर 1 1 है या नहीं है। अच्छा, अगर ट्रांसफॉर्मेशन ऐसा होता है एक्स प्लस वाई प्लस टू कोमा वाई प्लस जेड कर देता, यहाँ पे पावर कितने 1 1 तो है, लेकिन यहाँ पर कांस्टेंट टर्म ऐड कर दी, अब ये ट्रांसफॉर्मेशन लीनियर नहीं होगी, इस कंडीशन को सेटिस्फाई ही नहीं करेगी ये। आई बात समझ? जब ये पावर रूट में हो जाएंगे या फिर स्क्वायर कर दे यहाँ पे, तब भी ये ट्रांसफॉर्मेशन लीनियर नहीं होगी। तो डायरेक्ट इस तरीके से हम चेक करेंगे इसको। तो ट्रांसफॉर्मेशन तो लीनियर है हमारे पास, तो कौन से ऑप्शन सी और डी ऑप्शन तो नेग्लेक्ट हो गए इसके, ये ऑप्शन तो नेग्लेक्ट हो गए। चलिए अब चेक करते हैं कि इसका कर्नल क्या होगा, जीरो होगा या फिर नॉन जीरो होगा। चलिए चेक करते हैं इसको। इसको कैसे चेक करेंगे, अब देखो ट्रांसफॉर्मेशन क्या थी हमारे पास, टी ऑफ एक्स कॉमा वाई कॉमा जेड इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई कॉमा वाई प्लस जेड, ये ट्रांसफॉर्मेशन थी। अच्छा, यहाँ पे हमें इसका कर्नल निकालना है। कर्नल कैसे निकालेंगे, टी ऑफ एक्स कॉमा वाई कॉमा जेड को हम 0,0 के इक्वल रखेंगे, मतलब इसको 0 के इक्वल रखा, एक्स प्लस वाई कॉमा वाई प्लस जेड को हमने 0 के इक्वल रख दिया, 0,0 के। तो यहाँ से हम रिलेशन निकालते हैं, एक्स प्लस वाई इक्वल टू 0, फर्स्ट कॉम्पोनेंट को फर्स्ट के इक्वल रखा और सेकंड को सेकंड के, वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से जेड की वैल्यू क्या आई माइनस वाई, यहाँ से एक्स की वैल्यू क्या आई माइनस वाई। तो हमारे पास ये ट्रांसफॉर्मेशन किन पॉइंट्स को 0 बनाएगी, जब हमारा पॉइंट कैसा होगा, एक्स की जगह क्या रखना है माइनस वाई, वाई तो वाई की जगह, और जेड की जगह क्या रखना माइनस वाई। इसके कर्नल में कौन से एलिमेंट आए, कर्नल ऑफ टी इज इक्वल टू, ये एलिमेंट है हमारे पास माइनस एक्स एक्स माइनस एक्स वेयर एक्स बिलोंग्स टू आर। ये ऐसे एलिमेंट्स आए, मतलब जब हम ऐसे एलिमेंट्स के ऊपर टी को ऑपरेट करेंगे तो 0 0 कर देगा उसको। एग्जाम्पल के लिए -1,1, -1 हो, -2,2, -2, जब मैं इन पॉइंट्स पे टी को ऑपरेट करूंगा तो ये 0 पे मैप हो जाएंगे। तो ये सारे के सारे एलिमेंट्स कर्नल में है। तो इसमें क्या हो गया हमारे पास, अब इसने ए ऑप्शन में बोला कि है जो 0 कर्नल, 0 कर्नल का मतलब क्या है कि केवल 0,0 ही होगा जो 0 पे मैप होगा। लेकिन यहाँ पे हमारे पास नॉन जीरो एलिमेंट्स भी मिल गए जो 0 पर मैप हो रहे हैं। ठीक है, तो ये प्रॉपर सब ग्रुप बन जाएगा, सब स्पेस बन जाएगा इसका। तो कौन सा ऑप्शन ठीक हो जाएगा, इसका ऑप्शन बी ठीक हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 31। लेट ए एंड बी बी टू फाइनाइट सेट्स, P denotes the collection of all functions from A to B. All functions, collection of all functions, and Q denotes the collection of all functions from A to B. Collection of all relation, देखो P क्या है, all functions where F from A to B, जितने भी functions हो सकते हैं। और Q क्या दे रखा है, those relation are such that R from A to B, R from, इसको ऐसे लिखो, ऐसे की बजाय R from A to B। तो ये फंक्शंस के कलेक्शन है और ये रिलेशन के कलेक्शन है। तो ए से बी तक कितने रिलेशन बढ़ेंगे, जितने ए क्रॉस बी के सबसेट होंगे जितने हमारे पास ए क्रॉस बी के सबसेट होंगे। अब इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट कितने होंगे, नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए इंटू नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी। अब टोटल सबसेट कितने हो जाएंगे इसके, 2n इंटू नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए क्रॉस बी। और नंबर ऑफ फंक्शंस कितने होंगे, नंबर ऑफ फंक्शंस होंगे हमारे पास कार्डिनलिटी ऑफ बी रेज्ड टू पावर कार्डिनलिटी ऑफ ए, जितने इसमें एलिमेंट है उसकी पावर जितने इसमें एलिमेंट है कर दे। मान लिया ए में 3 एलिमेंट है, बी में 4 एलिमेंट है, तो फंक्शन कितने होंगे 4 रेज्ड टू पावर 3। ऐसी ये ए क्रॉस बी है,
तो ए में 3 एलिमेंट लिए और बी में 4, तो नंबर ऑफ एलिमेंट कितने होंगे? ए क्रॉस बी में होंगे 12, ए क्रॉस बी में 12 एलिमेंट्स होंगे। तो इस सेट में 12 एलिमेंट है, ए क्रॉस बी में 12 एलिमेंट है, तो इसके सबसेट कितने होंगे? 2^12। और ये कितना है? 2^3, दैट इज 2^6 लिख सकते हैं इसको। अब इनमें से कौन सा सेट बड़ा है? किसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स ज्यादा है? इस सेट में ज्यादा नहीं है, इस सेट में एलिमेंट्स ज्यादा है, तो P क्या होगा? इसका सबसेट होगा, ऑब्वियस सी बात है। या फिर हम डायरेक्ट भी कह सकते थे, इसमें तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स से देखा हमने, या फिर हम डायरेक्ट भी कह सकते हैं इसको कि जो फंक्शन होता है वो रिलेशन ही तो होता है जो कुछ एक कंडीशन सेटिस्फाई करते हैं। जो सारे के सारे फंक्शन होंगे वो क्या में तो होंगे। तो यहाँ से हम क्या कह सकते हैं? P इज अ सबसेट ऑफ क्या हो। तो कौन सा ऑप्शन ठीक हो जाएगा इसका? ऑप्शन ए ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 32। द फंक्शन e रेज्ड टू पावर x फ्रॉम r टू r इज 1 1 ऑन टू, क्या है ये? फंक्शन है कौन सा? r से r तक। कैसे डिफाइन किया? f ऑफ x इज इक्वल टू e रेज्ड टू पावर x, ये फंक्शन दे रखा है। अच्छा चलिए चेक करते हैं इसका ग्राफ क्या होता है। यहां से शुरू होगा और 1 से होता हुआ, ये 1 से होगा, 0 से 1 से होता हुआ ये इस तरीके से चलता जाएगा। अब ये इसका ग्राफ हमेशा एक्स एक्सिस से ऊपर है। क्या इसकी डोमेन में नेगेटिव नंबर आए? नहीं, सॉरी, इसकी रेंज में नेगेटिव नंबर आए? नहीं आए। तो इसकी कोडोमेन में तो नेगेटिव नंबर थे लेकिन रेंज के इक्वल तो नहीं आई वो। तो ये फंक्शन ऑन टू तो नहीं है आर से आर तक। क्या ये फंक्शन 1 1 है? 1 1 तो होगा, हर एक पॉइंट पे डिफरेंट इमेज आएगी। या फिर हम ऐसे भी कर सकते हैं कि हम एक्स एक्सिस के पैरेलल कोई भी लाइन खींचे, कितनी मर्जी लाइन खींचे, ये लाइन जो हम एक्स एक्सिस के पैरेलल खींच रहे हैं ये ग्राफ को केवल एक ही पॉइंट पर कट करेगी। तो यहां से भी कह सकते हैं कि फंक्शन 1 1 है। या फिर इसको हम प्रूव भी कर सकते हैं कि फंक्शन 1 1 है। प्रूव करने के लिए क्या करना पड़ेगा? लेट x1 x2 बिलोंग्स टू r। हम डोमेन से कोई दो एलिमेंट उठा लेते हैं। 1 1 का मतलब क्या है? हम इस तरीके के एलिमेंट उठाएंगे सच दैट कि इन एलिमेंट्स पे, इन पॉइंट्स पे फंक्शन की इमेज क्या है? सेम है। अगर ये फंक्शन की इमेज सेम है तो यहां से हम क्या कह सकते हैं? e रेज्ड पावर x1 इज इक्वल टू e रेज्ड पावर x2। बेस सेम है, पावर भी सेम हो जाएंगे, x1 इज इक्वल टू x2। तो मतलब इमेज तो सेम लेके चले हम, एलिमेंट्स भी सेम दिखा दिए। तो ऐसा तो तभी पॉसिबल है जब फंक्शन क्या होगा? 1 1 होगा। मतलब डिफरेंट एलिमेंट की डिफरेंट इमेज होना चाहिए, ऐसा भी कह सकते हैं। तो ये फंक्शन 1 1 तो हो जाएगा लेकिन ऑन टू नहीं होगा। तो कौन सा ऑप्शन ठीक हो जाएगा इसका? ऑप्शन सी ठीक हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 33। इफ a and b are two sets such that a union b is equal to a intersection b, then what we can say about a is a subset of b, b is a subset of a, और दोनों इक्वल हैं या फिर नहीं होंगे। दे क्या रखा है? a union b is a subset of a intersection b। अच्छा एक चीज बताओ, a हमें पता है a union b का सबसेट है, पता है, बिल्कुल पता है। और a इंटरसेक्शन b किसका सबसेट होता है? a का भी है और b का भी होगा। चलिए a इज अ सबसेट ऑफ a इंटरसेक्शन b। यहां से देखो, हमने बोला कि a इंटरसेक्शन b a का सबसेट है और यहाँ कह रहे हैं कि a इंटरसेक्शन b का सबसेट है। तो दोनों को कंक्लूड क्या करेंगे हम? a इज इक्वल टू a इंटरसेक्शन b। यही तो होता है। अगर x y का सबसेट है और y x का सबसेट है तो हम यहाँ से यही तो कहते हैं कि y इज इक्वल टू x हो जाएगा। तो यहाँ से यही कंडीशन तो बन रही है। सिमिलरली इसी तरीके से हम ये भी तो कह सकते हैं b इज अ सबसेट ऑफ a यूनियन b, बिल्कुल होता है। और यहां से हम ये भी तो कह सकते हैं a इंटरसेक्शन b इज अ सबसेट ऑफ b, बिल्कुल कह सकते हैं। तो b, अच्छा ये दोनों इक्वल दे रखे हैं, a यूनियन b किसके इक्वल? a इंटरसेक्शन b के। तो यहाँ पे a इंटरसेक्शन b लिखा। यहां से देखो फिर यही कंडीशन आ गई जो यहाँ पे लिखी मैंने कि b इसका सबसेट है और ये b का सबसेट है, तो दोनों इक्वल होंगे, b इज इक्वल टू a इंटरसेक्शन b। अब a इंटरसेक्शन b a के इक्वल भी था तो इसको a के इक्वल रखेंगे। तो यहां से हम क्या कह सकते हैं? a और b दोनों सेट क्या हो गए? इक्वल हो गए। तो कौन सा ऑप्शन ठीक हो जाएगा इसका? ऑप्शन सी ठीक हो जाएगा।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ लॉजिकल स्टेटमेंट। लॉजिकल स्टेटमेंट, अच्छा स्टेटमेंट क्या होती है, या तो आंसर ट्रू होगा या फिर फॉल्स होगा। स्टेटमेंट पहली बात ये है, ठीक है। अब एवरी सेट इज अ फाइनाइट सेट, अब ये या तो ट्रू होगा या फॉल्स होगा, बिल्कुल, तो स्टेटमेंट तो है। नेक्स्ट, 9 इज अ लेस देन 7, स्टेटमेंट तो है, या तो इसका आंसर ट्रू आएगा या फिर फॉल्स आएगा। द सन इज अ स्टार, ये भी स्टेटमेंट तो है, लॉजिकल स्टेटमेंट है, या तो ट्रू होगा या फॉल्स होगा। लेकिन दिल्ली इज फार फ्रॉम हेयर, अब हेयर इज नॉट डिफाइंड, यहाँ पे हम ये नहीं कह सकते कि दिल्ली यहाँ से बहुत दूर है। क्या तो हम दिल्ली में बैठ के क्वेश्चन कर रहे हो, तो वहां से कैसे कह सकते हैं कि दिल्ली बहुत दूर है। ओके, तो ये स्टेटमेंट का आंसर ना तो फॉल्स आएगा ना फिर ट्रू आएगा, तो ये स्टेटमेंट लॉजिकल नहीं है। तो कौन सा ऑप्शन ठीक हो जाएगा, ऑप्शन सी ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 35, लेट f from r to r be a function, g from r to r be defined by g of x is equal to mod of f of x। g किस तरीके से डिफाइंड है, f का मोड कर दिया। then we have to find whether g is on to, if f is on to, g is 1 1 when f is 1 1। चलिए काम करते हैं, f of x को हम मोड x की बजाय सिंपल x ले लेते हैं। हमने f of x को सिंपल x लिख दिया। अब ये फंक्शन 1 1 भी है और ऑन टू भी r से r तक। चलिए, तो gx यहाँ पे क्या आ जाएगा, f of x की वैल्यू रख दो यहाँ पे, तो ये आ जाएगा मोड x। अब मोड x का ग्राफ बनाते हैं तो कुछ इस तरीके से v बनता नजर आएगा, बिल्कुल आएगा। अब ये फंक्शन था जो हमारा f of x, ये 1 1 भी था, ऑन टू भी था, है ना। लेकिन जो ये फंक्शन बना g r से r तक, क्या इसकी रेंज में नेगेटिव पॉइंट्स आएंगे, क्या मोड किसी नंबर का नेगेटिव हो सकता, नहीं हो सकता। इसकी रेंज में नेगेटिव नंबर नहीं आने वाले, नहीं आएंगे, नेगेटिव नंबर नहीं आएंगे। तो इसकी जो कोडोमेन है वो रेंज के इक्वल नहीं है, तो ये तो ऑन टू नहीं हुआ। लेकिन हमारा फंक्शन एफ तो ऑन टू था, जी ऑन टू नहीं है, तो पहला ऑप्शन तो गलत हो गया। उसने क्या बोला था, ऑन टू। जी ऑन टू कब होगा, जब एफ ऑन टू था। हमने एग्जांपल दे दिया एफ ऑन टू, लेकिन जी ऑन टू नहीं है। नेक्स्ट, कहते हैं कि ये 1 1 होगा अगर एफ 1 1 है। हमने देखा कि एफ 1 1 है। मोड एक्स का अगर आप देखो, इसके एक्स एक्सिस के पैरेलल लाइन खींचो, कितने पॉइंट्स पर कट करेगी ये लाइन, एक ये पॉइंट है, एक ये पॉइंट है, 2 पॉइंट पर कट कर रही है, तो फंक्शन 1 1 भी नहीं है। मोड एक्स फंक्शन 1 1 में नहीं है। क्यों, क्योंकि 2 पॉइंट्स पे सेम इमेज आएगी। या फिर ऐसे भी देख सकते हैं, -1 का मोड क्या आ जाएगा, 1, और 1 का मोड भी क्या होगा, 1। दो अलग एलिमेंट्स थे लेकिन उनकी इमेज सेम आई, तो फंक्शन 1 1 भी नहीं है, तो ये ऑप्शन भी गलत हो गया। नेक्स्ट, अब जो फंक्शन एफ ऑफ एक्स मानना, वो एक्स के इक्वल मानना। अभी फंक्शन डिफरेंशिएबल भी है, कॉन्टिन्यूस है, डिफरेंशिएबल है। अब मोड एक्स फंक्शन को देखो, जी एक्स जो नया फंक्शन बना, क्या ये फंक्शन 0 पे डिफरेंशिएबल होगा, नहीं। जहां पर भी शार्प कॉर्नर बनेंगे कुछ इस तरीके से, वहां पर फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं होता। और ये कौन से पॉइंट पर बना है, 0,0 पे, तो इस पॉइंट पे ये फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं है। लेकिन हमारा एफ फंक्शन तो डिफरेंशिएबल था, तो ये ऑप्शन भी कट जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन बचेगा, ऑप्शन बी ठीक हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 36, इफ u इज इक्वल टू एक्स स्क्र टेन इनवर्स बाई वाई बाई एक्स माइनस वाई स्क्र टेन इनवर्स एक्स बाई वाई, और साथ में ये पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन दे रखी है ये, तो हमें बताना है कि ये किसके इक्वल होगा। अच्छा, आयलर थ्योरम होती है एक पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन में। आयलर थ्योरम क्या कहती है कि अगर हमारे पास u कोई फंक्शन है, n डिग्री का होमोजीनियस फंक्शन है, n डिग्री का होमोजीनियस फंक्शन है, तो हमारे पास एक्स स्क्र इंटू यू एक्स एक्स, मतलब u का पार्शियल डबल डेरिवेटिव x के रिस्पेक्ट में पार्शियल डेरिवेटिव, प्लस 2 इंटू एक्स वाई यू एक्स इंटू यू वाई, प्लस वाई स्क्र यू डबल वाई, ये किसके इक्वल होता है, ये होता है हमारे पास n इंटू एन माइनस वन इंटू यू के इक्वल। ये देखो, यहां से ध्यान से देखोगे तो एक्स स्क्र है यहाँ पे,
यहाँ पे x के रिस्पेक्ट में डबल डेरिवेटिव है, यहाँ पे ये स्टेटमेंट बिल्कुल सेम है। यहाँ पे इसके लेफ्ट साइड ये किसके इक्वल होगी, n इंटू एन माइनस वन इंटू यू, और n क्या है, u की डिग्री। यहाँ पे डिग्री देख लेते हैं अब कितनी है, यहाँ पे डिग्री चेक करो, इसकी डिग्री कितनी है, 2। तो u की डिग्री 2 है, मतलब n की वैल्यू कितनी है, 2। तो यहाँ पे n की जगह 2 रखा, तो कितना हो जाएगा, 2 इंटू टू माइनस वन इंटू यू, विच इज इक्वल टू 2 इंटू वन इंटू यू, दैट इज 2u। तो कौन सा ऑप्शन ठीक हो जाएगा, इसका ऑप्शन सी ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 37। The length of perpendicular drawn from the point 3, -1, 11 to the given line this is। चलिए हम लाइन को लिख लेते हैं एक बार। लाइन कौन सी है, x/2 इज इक्वल टू y माइनस 2/3 विच इज इक्वल टू x माइनस 3/4। और पॉइंट कौन सा है, 3, -1, 11। क्वेश्चन में क्या बोला कि अगर हमारे पास ऐसे कोई लाइन है और ऊपर ये पॉइंट P नाम दे देते हैं, P पॉइंट है 3, -1, 11, और इस पॉइंट से नीचे वाली लाइन पर हमने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, तो इस परपेंडिकुलर की लेंथ बताओ क्या होगी। तो उसके लिए हमें क्या चाहिएगा, इस पॉइंट जो फुट ऑफ परपेंडिकुलर, इस पॉइंट क्यू के कोऑर्डिनेट चाहिए हमें। तो चलिए अच्छा निकालते हैं इन कोऑर्डिनेट्स को। अच्छा जो ये पॉइंट क्यू है ये इस लाइन के ऊपर ही तो लाई कर रहा है, तो हम इस पॉइंट का जनरल पॉइंट निकाल लेते हैं। इसको लैम्डा के इक्वल माना, तो यहाँ से x का जो कंपोनेंट है वो क्या आ जाएगा, 2 लैम्डा, और y कंपोनेंट क्या आ जाएगा, y कंपोनेंट आ जाएगा 3 लैम्डा प्लस 2, और यहाँ पे z है, ये z कंपोनेंट क्या आ जाएगा, 4 लैम्डा प्लस 3। तो क्यू का जो जनरल पॉइंट हो गया वो हमारे पास हो गया 2 लैम्डा इंटू 3 लैम्डा प्लस 2 इन 4 लैम्डा प्लस 3। अच्छा अब ये दोनों लाइन, एक तो ये गिवन लाइन थी, इसको ए बी नाम रख देते हैं, ये ए बी लाइन थी। अब जो गिवन लाइन है ए बी वो पी क्यू के परपेंडिकुलर है, तो इनके जो डायरेक्शन रेशो का डॉट प्रोडक्ट होगा वो 0 के इक्वल होगा। तो जो पी क्यू लाइन है उसके डायरेक्शन रेशो देखो एक बार, डायरेक्शन रेशो कैसे निकालोगे, माइनस कर देते हैं, टू लैम्डा में से 3 माइनस किया तो 2 लैम्डा माइनस 3, 3 लैम्डा प्लस 2 में से ये माइनस करेंगे तो क्या बन जाएगा, 3 लैम्डा प्लस 3 हो जाएगा, और 4 लैम्डा प्लस 3 में से 11 को माइनस करेंगे तो कितना बन जाएगा, 4 लैम्डा माइनस 8। ये क्या है, पी क्यू लाइन के डायरेक्शन रेशो आ गए। अब ए बी लाइन के डायरेक्शन रेशो देखो क्या दे रखे हैं, जो नीचे वाले पॉइंट्स दे रखे हैं 2, 3, 4, ये ए बी लाइन के हमारे पास डायरेक्शन रेशो है। कौन कौन से, 2, 3 और 4। अब दोनों लाइनें आपस में परपेंडिकुलर हैं, तो इनके डायरेक्शन रेशो का डॉट प्रोडक्ट क्या होगा, 0। 0 रखने पर हमें क्या मिलेगा, लैम्डा की वैल्यू मिलेगी। लैम्डा की वैल्यू हम इस क्यू पॉइंट में रख देंगे। चलिए अच्छा इनकी अब मल्टीप्लाई करते हैं, डॉट प्रोडक्ट करते हैं, तो कितना आ जाएगा, 4 लैम्डा माइनस 6। फर्स्ट कंपोनेंट की फर्स्ट कंपोनेंट के साथ मल्टीप्लाई करनी है, सेकंड की सेकंड के साथ, और थर्ड कंपोनेंट की थर्ड के साथ। तो 3 की मल्टीप्लाई इसके साथ करो तो 9 लैम्डा प्लस 9, 4 की मल्टीप्लाई करते हैं तो 16 लैम्डा माइनस 32 इज इक्वल टू 0। अब लैम्डा देखो कितने हो गए, ये 4 यहाँ पे, 16 यहाँ पे, 20 और 9, 29 लैम्डा तो यहाँ पे हो गए। अच्छा यहाँ पे 9 है, यहाँ पे -6, 9 में से 6 घटाया तो 3 बचा, और 3 माइनस 32 कितना हो जाएगा, -29 इज इक्वल टू 0। तो लैम्डा की वैल्यू कितनी आ गई, 29/29, दैट इज 1। अब इस क्यू के कोऑर्डिनेट्स में रख देते हैं लैम्डा की वैल्यू 1। तो 2 इंटू 1 यहाँ पे बनेगा 3 इंटू 1 प्लस 2, और यहाँ पे क्या बनेगा, 4 इंटू 1 प्लस 3। इनको सिंप्लीफाई किया तो क्या बना, 2, 3 प्लस 2 दैट इज 5, 4 प्लस 3 दैट इज 7। ये आ गया हमारे पास क्यू के कोऑर्डिनेट्स। और ये आए क्यू के कोऑर्डिनेट्स, पी के कोऑर्डिनेट्स क्या दे रखे थे, 3, -1 और 11। इन दोनों के बीच की तो दूरी निकाल ली अब हमें। चलिए डिस्टेंस फॉर्मूला यूज करते हैं, पी क्यू के बीच का डिस्टेंस कितना आ जाएगा, 3 - 2 होल स्क्वायर प्लस -1 में से 5 को माइनस करना, -1 - 5 होल स्क्वायर प्लस
11 minus 7 whole square। अच्छा 3 minus 2 that is 1 whole square is 1। ये कितना हो जाएगा, -6 का होल स्क्वायर दैट इज 36 और 11 माइनस 7 दैट इज 4 का होल स्क्वायर हो जाएगा 16। अब इनको ऐड कर देते हैं, ये कितना हो गया 52 और एक कितना हो जाएगा 53। तो कौन सा ऑप्शन ठीक हो जाएगा, इसका ऑप्शन ए ठीक हो जाएगा, √53। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 38। इफ थीटा इज द एंगल बिटवीन टू यूनिट वेक्टर्स ए एंड बी देन cos थीटा इज इक्वल टू। अच्छा ए और बी दोनों कैसे हैं, यूनिट वेक्टर है, दोनों हमारे पास है यूनिट वेक्टर, मतलब इनका मैग्नीट्यूड क्या है 1। और ए डॉट बी का फार्मूला क्या होता है हमारे पास, मैग्नीट्यूड ऑफ ए इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ बी इंटू कोस ऑफ थीटा। अच्छा ए और बी के मैग्नीट्यूड की वैल्यू रखते हैं यहाँ पे 1 इंटू 1 इंटू कोस ऑफ थीटा विच इज इक्वल टू कोस ऑफ थीटा। तो कोस थीटा किसके इक्वल आ गया, ए डॉट बी के इक्वल तो आ गया। तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन ठीक हो जाएगा, ऑप्शन बी ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 39। An LPP can be solved using graphical method if it has how many variables, कितने वेरिएबल हो ताकि हम ग्राफिकल मेथड से सोल्व कर पाए। अच्छा ग्राफिकल मेथड से सोल्व कब करते हैं, जब हमारे पास वेरिएबल कितने हो, दो वेरिएबल हो एक्स और वाई। हम क्या करते हैं, इन गिवन कंस्ट्रेंट्स को प्लॉट कर लेते हैं, उसके अकॉर्डिंग रीजन सेलेक्ट करके सोल्व करते हैं उसको। तो कितने पॉइंट होने चाहिए इसमें, कितने वेरिएबल होने चाहिए, तो ऑप्शन सी ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 40। इफ एन ऑप्टिमल सॉल्यूशन इज डीजनरेट देन। जब भी डीजनरेट बेसिक सॉल्यूशन की बात हो तो इसका मतलब होता है कि बेसिक वेरिएबल की वैल्यू क्या हो, जीरो हो जाती है, बेसिक वेरिएबल की वैल्यू जीरो हो जाए। लेकिन फिर भी वो सॉल्यूशन कैसा रहेगा, फिजिबल तो रहेगा ही रहेगा। तो यहाँ से याद रखो, जब भी डीजनरेट सॉल्यूशन फिजिबल होता है तो बेसिक वेरिएबल जीरो हो जाता है, लेकिन हमारा सॉल्यूशन कैसा रहेगा, फिजिबल। तो कौन सा ऑप्शन ठीक हो जाएगा, ऑप्शन डी ठीक हो जाएगा, इसमें बेसिक सॉल्यूशन इज फिजिबल। तो ये थे मैथ के लगभग 34 क्वेश्चन थे जो टीजीटी नॉन मेडिकल में आए हुए थे बी पार्ट। इसके बाद हम सोल्व करेंगे जो 2024-25 में एक पेपर हुआ था टीजीटी नॉन मेडिकल का, उसमें मैथ का जो पोर्शन आया था लगभग वही 33 से 34 क्वेश्चन मिलेंगे उस पेपर में भी। नेक्स्ट वीडियो में हम वो सोल्व करेंगे।